हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश कोर्स के जो सेमेस्टर 4 है उसमें के डिसिप्लिन के 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें जो सेकंड सब्जेक्ट है यानी कि इंडियन राइटिंग में इंग्लिश, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि यूनिट 1 है द क्लियर लाइट ऑफ द डे अनिता देसाई। इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में रीड करेंगे। द क्लियर लाइट ऑफ द डे अनिता देसाई की जो यूनिट 1 है इसके आज 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है और आपको इस चैप्टर के यूनिट 1 के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर रीड करने से पहले एक नज़र सिलेबस पर डाल देते हैं कि सिलेबस कैसा है और कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स में कितने चैप्टर्स हैं। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें जो यूनिट 1 है यानी कि फर्स्ट यूनिट है इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है अनिता देसाई द क्लियर लाइट ऑफ द डे। और जो यूनिट सेकंड है उसमें जो है 1 2 3 4 4 चैप्टर्स है यानी कि फ्रीडम टू दिस लेफ्ट और फैन कल्पना दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस और एन एंड का लव सॉन्ग। ओके। और जो फिफ्थ है दिस टेंथ अफेयर ऑफ रोबिन एस नगनकम 8 पॉइंट फॉर माई मदर। और यूनिट 1 यूनिट सेकंड के बाद जो थर्ड यूनिट है यूनिट थर्ड में शॉर्ट स्टोरीज है। जो पहले स्टोरी है दी फ्री रेडियो, सेकंड है दी इंटरेस्टिंग, फिर तीसरा है डिस्टेंस। इन सभी चैप्टर्स के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके पास कोई डाउट ना हो और आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। इसलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। क्लियर लाइट ऑफ द डे को अनिता देसाई ने 1980 में लिखा। यह कहानी पुरानी दिल्ली में रहने वाले एक परिवार दास परिवार की है। इसमें परिवार के लोगों के बीच के रिश्ते, उनकी पुरानी यादें, भावनाएं और आपसी तनाव दिखाए गए हैं। कहानी में अतीत और वर्तमान दोनों साथ साथ चलते हैं। इससे पता चलता है कि समय के साथ लोगों के रिश्ते और सोच कैसे बदलते हैं। इसमें यहाँ भी दिखाया गया है कि आज़ादी के बाद भारत में हुए बदलावों का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। अनिता देसाई कहना चाहती है कि यह कहानी समय के बारे में है। समय कभी चीज़ों को ख़त्म करता है, कभी उन्हें संभाल कर रखता है और समय के साथ जुड़े रिश्ते इंसानों को। अनिता देसाई का जीवन परिचय कुछ इस तरह है। अनिता देसाई एक बहुत प्रसिद्ध भारतीय लेखिका है जो उपन्यास और छोटे कहानियाँ लिखती है। उनके कहानियाँ खासतौर पर मध्यम वर्ग के जीवन और लोगों के रिश्तों के जटिल भावनाओं को दिखाती हैं। उनका जन्म 24 जून 1937 को मसूरी में हुआ था। उनके माँ जर्मन थे और उनके पिता एक बंगाली व्यवसायी और लेखक थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, फास्टिंग फेस्टिंग। कहानी की शुरुआत कोयल की आवाज़ से शुरू होती है जो पेड़ों में गूंजेंगे। यह आवाज़ सुबह होने का संकेत देती है लेकिन यह थोड़ी डरावनी और बेचैन करने वाली भी लगती है। तारे इस आवाज़ से परेशान होकर बाहर बरामदे में आते हैं। वहाँ तेज गर्मी और धूप है। कुर्सियाँ हरी पड़ियाँ और चिड़िया कतार में चलती हुई दिखेंगे। तारा अपनी बहन बीम को दूर देखती है और उसके पास चले जाती है। बीम अपने माँ की तरफ दिखती हैं। दोनों बगीचे में जाते हैं जहाँ बेम मजाक में कहती है कि गुलाब हर साल छोटे और कमज़ोर होते जा रहे हैं। तारा और बेम के कपड़ों में उनके अलग अलग जीवन का पता चलता है। तारा ने सुंदर नाइट गाउन पहना है जबकि बेम साधारण और ढीले कपड़े पहनती है। घर के पास आते ही उन्हें तेज आवाज़ सुनाई देती है। बाबा के पुराने गाने बजे होते हैं। तारों को यह आवाज़ बहुत तेज लगती है और वे कुछ नया बदलना चाहती हैं लेकिन भीम कहती है कि उससे अभी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भीम अपने परिवार के साथ सिविल लाइन्स में रहती हैं, शांत इलाके में रहती हैं लेकिन आसपास के माहौल में डर और अशांति की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसका भाई राजा जो बीमार है बार बार उससे उनके पड़ोसी हैदर अली के बारे में पूछता है। वह बाहर के खबर जानना चाहता है लेकिन बीम उसे समझाती है कि बाहर जाना खतरनाक है। राजा को उर्दू शायरी का बहुत शौक है और वह हैदर अली से बहुत प्रभावित है। हैदर अली एक अमीर और पढ़े लिखे इंसान है जिनके लाइब्रेरी में
राजा को नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। इसी वजह से राजा की सोच और रुचियाँ बदलने लगती हैं। राजा चाहता है कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ें, लेकिन उसके पिता इस बात का रिजेक्ट करते हैं। मजबूरी में उसे हिंदू कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। कॉलेज में जाकर राजा राजनीति की तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन उसके विचार बाकी छात्रों से अलग होते हैं। जब पाकिस्तान बनने की बातें होती हैं तो राजा हैदर अली के विचारों का समर्थन करता है। इस वजह से कॉलेज के कुछ छात्र उसे गद्दार समझने लगते हैं और उसे धमकाते हैं। राजा के कुछ दोस्त कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होते हैं और उससे इसमें शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन राजा मना कर देता है। इसी बीच राजा को कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जिससे वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और जो दोस्त पहले उसके साथ थे वह अब उसके खिलाफ हो जाते हैं। आखिर में राजा अपनी बहन बिम को बताता है कि उसे डर है कि उसकी वजह से हैदर अली के परिवार को भी खतरा हो। राजा की तबीयत लगातार ख़राब होते जा रही है और बाहर देश में दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। इस तनाव की वजह से परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। आंटी मियाँ डर और तनाव के कारण शराब पीने लगती हैं। राजा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने पड़ोसी हैदर अली के परिवार की चिंता करता रहता है। वह बेगम से कहता है कि जाकर उनका हाल पता करें। जब भी वहाँ जाती है तो घर खाली मिलता है, जिससे राजा और ज़्यादा घबरा जाता है। इसी बीच तारा अपनी ज़िंदगी में बकुल नाम के एक समझदार लड़के को लाती हैं। आंटी मियाँ भी उनके रिश्ते को मान जाती हैं। तभी अचानक उनके पिता के एक छोटे से हादसे में मौत हो जाती है। गर्दन टूटने से परिवार इस दुख को भी वैवाहिक तरीके से संभालता है। पैसों की जिम्मेदारी का सवाल आता है, लेकिन राजा अपने पिता का काम संभालने से मना कर देता है। बिम घर पर की जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं। देश के बंटवारे की वजह हर तरफ दंगे हो रहे हैं। बिम को अपने मुस्लिम पड़ोसियों हैदर अली के परिवार की चिंता होती है। बाद में खबरें मिलती है कि वो हैदराबाद में सुलझते सैफ है। बकुल तारा को अपने साथ ले जाने की योजना बनाता है, जबकि बिम अकेले ही सब जिम्मेदारियां संभालती रहती हैं। कहानी में हैदर अली के खाली पड़े घर का जिक्र भी आता है, जो उनके पुराने जीवन के याद दिलाता है। गर्मियों के उसी कठिन समय में डॉक्टर विश्वास बार बार घर आते हैं, क्योंकि आंटी मियाँ का व्यवहार अस्थिर है। राजा की हालत कभी बहुत ख़राब कभी थोड़ी ठीक रहती है। बिम पूरे घर की देखभाल करती है और बहुत मेहनत करती है। घर में हमेशा बाबा का ग्रामोफोन तेज आवाज़ में बजता रहता है, जिससे शोर और बढ़ जाता है। जब डॉक्टर बिम से पूछते हैं कि वह यह सब कैसे सह लेती है, तो बिम कहते हैं कि उसके पास इतनी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि उसे इस शोर के परवाह ही नहीं रहती है।